हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मांड किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? मांड मांड किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? देखो, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो सारे लगभग 90% प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या उसी पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए आपको आना चाहिए कि क्या है क्वेश्चन। मांड किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? किस राज्य का है? ये है राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लॉस वेगास कीड। द लॉस वेगास कीड के उपनाम से कौन जाना जाता है? आपको लगा होगा ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ये क्वेश्चन मैं अगर बताऊं तो 2019 का आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपका अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। द लॉस वेगास कीड के उपनाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। तो आंद्रे अगासी, ठीक है, आंद्रे अगासी को द लॉस वेगास किड के उपनाम से जाना जाता है। किनको? आंद्रे अगासी को। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है। देखो, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है, ठीक है, वहां से। तो इंडियम तत्व के बारे में मैंने आज पूछा है। देखो, साइंस का भी आपका टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है, ठीक है। एक दिन में आपको 2 वन लाइनर टेस्ट सीरीज मस्ट देना है। मैं 3 का कोशिश कर रहा हूं, जिसमें से एक आपका करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, वो अलग से मैं लाऊंगा। एक आपका आएगा जो जनरल आ रहा है, इसमें सब तरह के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। दूसरा आएगा जो साइंस स्पेशल है, ठीक है। तीसरा आएगा आपका जो करंट अफेयर स्पेशल होगा। तो यहाँ पे सब चीज मिक्स्ड है। इंडियम तत्व का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है 49, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमर्शियल नाम है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो ये है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल, ठीक है। इथेनोइक अम्ल या इथेनोइक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम, ठीक है। क्लियर है? अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं ना, 100% आप अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तो 100% उसका आंसर करो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज, देखो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका खोजकर्ता आपसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। किसने किया था? ये किया था पेलाडे ने, जॉर्ज इमिल पेलाडे इनका पूरा नाम था। क्या था? जॉर्ज इमिल पेलाडे, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी कर पाओगे। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये होता है फुटबॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करो। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ है? यह है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, यहाँ पर स्थित है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। तो आज का जो आपका टारगेट है, आज देखो क्वेश्चंस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से टफ भी आने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। पर डे आपके क्वेश्चंस तो अच्छे ही होते हैं, ये आपको सबको पता है, लेकिन आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद आप नहीं जान रहे हो जिसके आंसर, ठीक है। तो आज का मैं जो स्कोर रखता हूँ वो 35 मार्क्स रख रहा हूँ, 35 आउट ऑफ 50। जिनको भी 35 एंड एबव आया हुआ है 50 में से, वो अच्छे, उनका तैयारी अच्छा लेवल पे है, ठीक है, वो अच्छे स्कोर कहलाएंगे 35 एंड एबव, ठीक है। और 30 से ऊपर जिसको भी है वो भी ठीक है, लेकिन 25 एंड बिलो जो भी है उनको तैयारी करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। तो आज का आपका बेस्ट स्कोर हो जाएगा जिनको भी 35 से ऊपर आया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? किस ईयर कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी? ये आपको बताना है। कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में, 1972 में कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम जो 2019 में हुआ उसमें पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन है 36वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 36वां संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन सा राज्य है वो राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है, जिनको 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। तो नाम जब आप देखोगे ऑप्शन में तो आप थोड़ा सा यहाँ आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आपको एग्जैक्ट नाम आना चाहिए। तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको अहमद डाल के कंफ्यूजन कर सकता है। अगर आप एग्जैक्ट नहीं जानते हो तो वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला क्वेश्चन है ऑक्साई चीन किस राज्य में है? ऑक्साई चीन किस राज्य में है? ऑक्साई चीन आप जानते हो भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। ऑक्साई चीन ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। क्लियर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ऑक्साई चीन का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, इसके संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताओ। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। आप सभी को आना चाहिए इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चा बच्चा जानता है, जो भी तैयारी करने के लिए आया हुआ है वो आज भी अगर उसने तैयारी स्टार्ट किया है तो उसको ये पता होना चाहिए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है? ये हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित सेबेस्टियन वेटल किस देश से हैं? फॉर्मूला 1 रेस के महान खिलाड़ी हैं सेबेस्टियन वेटल। ठीक है, आप सभी नाम जान रहे हो इनके, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, किस देश के ये रेसर हैं। खिलाड़ी से ज्यादा अच्छा होगा रेसर, क्योंकि ये लोग कार रेसिंग करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस के संबंधित खिलाड़ी सेबेस्टियन वेटल ये किस देश के हैं? ये हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? फंस गए ना? आप सभी को लग रहा होगा आसान सा पुस्तक है, लेकिन आंसर बताओ। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? कौन है लीलावती के लेखक? ये हैं भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य हैं लीलावती के लेखक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जानते हो इसको। यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है इलाहाबाद में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, तो यमुना नदी गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आसान सा क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? बॉक्सिंग खेल जहां होता है, ठीक है, उसका जिस तरह से क्रिकेट का खेल जहां होता है उसको हम लोग मैदान बोलते हैं। ठीक है, क्रीज पे बैट्समैन खड़ा होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो बॉक्सिंग खेल जहां होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिंग। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो से आपका है कि एक द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री जो होता है जिस बीज के दो पत्र होते हैं, ठीक है, उनको द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे जो दो त्वचा होती है उस त्वचा के बीच जो उत्तक पाया जाता है, जो टिश्यू पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसको कहा जाता है मेसोफिल। क्या कहा जाता है? मेसोफिल। क्या कहा जाता है? मेसोफिल। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम? एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के राष्ट्रगान का रचना किसने किया था? आसान सा क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रगान का नाम मैं दे दूं तो फिर आप आसानी से मार लोगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आपको आना चाहिए। इसकी रचना जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और वो राष्ट्रगान है क्या? वो है अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला, यह है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन है, किस समय काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी नहीं जान रहे होंगे जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, तो किस समय काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1951 से 1962 का टाइम। ठीक है, 1951 से लेकर 1962 के काल को क्या कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? यानी कढ़ाई की एक कला है, कपड़ों की जो कढ़ाई की जाती है उसकी एक कला है गोटा कला। ये किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में ये बहुत फेमस है? तो ये राजस्थान से संबंधित। किस राज्य से है? राजस्थान से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीतल सिक्कों को किसने प्रचलित किया? एक तरह का सिक्का था जीतल। देखो दो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाता है, टाका और जीतल। ठीक है, टाका और जीतल, इन दोनों को किसने प्रसिद्ध किया था? या मैं और अगर डिटेल डाल दूं क्वेश्चन में तो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूं आपसे, दिल्ली के किस सुल्तान ने इसको प्रसिद्ध किया था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने टाका और जीतल को फेमस किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका सर भारी कर सकता है। क्या है इसका नाम? तूतीनामा। तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी ये आपको बताएं, जल्दी से आंसर करो। तूतीनामा, तूतीनामा ये अकबर के शासनकाल में रची गई थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, देखो ये तूतीनामा जो है इसका मतलब भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं मतलब इसका बोलूं तो इंग्लिश में हुआ टेल्स ऑफ पैरट। ठीक है, यानी तोता की कहानी, तोता का कहानी। ठीक है, टेल्स ऑफ पैरट ये एक तरह का फेबल है। ठीक है, और इसकी जो रचना है वह नक्शवी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नक्शवी के द्वारा। ये भी आपसे पूछा सकता है अगर आपसे ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी देखो आपके 2019 का ही क्वेश्चन है, आरपीएफ के एग्जाम में, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तूतीनामा, तो वहां पे आपसे पूछा गया था किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में आपका आंसर हो गया। तो आगे आपसे पूछा जाता है किसने इसकी रचना की? तो इसका जो रचना है वो किया गया था नक्शवी के द्वारा। किसके द्वारा? नक्शवी के द्वारा। और किस भाषा में है? तो पर्शियन भाषा में है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको नहीं पता होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ? टेल्स ऑफ पैरट यानी तोता की कहानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके इसमें है, वो है सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो ये हमारे ही देश के पुराने प्लेयर हैं और ये संबंधित थे टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। सोमदेव देववर्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपने बहुत सारा जो संविधान में प्रावधान लिया गया है, किस देश से लिया गया ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ खास है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जल्दी से आंसर करो। तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हमारे संविधान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986, 1986 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम बदलकर किस वर्ष तमिलनाडु किया गया? मैंने शायद पहले भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से पूछ लिया। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1969 में, 1969 ईस्वी में। 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तमिलनाडु, जो अभी आप जानते हो। इससे पहले ये मद्रास राज्य के नाम से ही जाना जाता था अंग्रेजों के टाइम से। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते हुए हुई थी? आसान सा क्वेश्चन, इतिहास के कोई भी स्टूडेंट से आप, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछो तो उनको ये पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गोपुरम का अर्थ आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो इसका आंसर होगा वो डाल के पूछा जाता है कि इसको और क्या कहा जाता है। तो गोपुरम का अर्थ होता है द्वार। ठीक है, मंदिरों का जो भव्य द्वार बनाया जाता था तो उस वक्त उसको गोपुरम कहा गया है, यानी मंदिरों की स्थापत्य कला शैली में गोपुरम का अर्थ द्वार होता है। क्लियर है? ये आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाम बहुत बार आपने सुना होगा पेंटागोनिया का। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? पेंटागोनिया मरुस्थल ये है
साउथ अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल, इसका नाम है पेंटागोनिया। अगला क्वेश्चन है क्लोरोएथेन का नाम क्या है? यानी कॉमर्शियल नाम आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्लोरोएथेन। इसका जो साइंटिफिक नाम है यानी तो वो IUPAC नाम है, वो आपसे पूछा जाता है। वो क्या है? वो है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्लोरोएथेन का जो IUPAC नाम है वो है क्या है? विनाइल क्लोराइड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का वितरण है, हमारे यहाँ पे कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, कुछ समवर्ती सूची में जो आता है। सूची आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचियां जो है तीन तरह की यहाँ पे शक्तियां हैं, ठीक है, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो आपको ये बताना है किस अनुसूची में ये दिया गया है। यह 7वीं अनुसूची। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अरमाकोंडा शिखर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अरमाकोंडा शिखर, जल्दी से बताओ, अरमाकोंडा शिखर कहाँ है? तो अरमाकोंडा शिखर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों में से आता है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में, यानी ईस्टर्न घाट में आपका एक शिखर है जिसका नाम है अरमाकोंडा। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा किस भाषा का प्रसिद्ध गीत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा बहुत बार आपने सुना है, ठीक है। आपसे बहुत बार ये पूछा गया है किसने ये लिखा है, तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है किस भाषा का है। किस भाषा का है? यह है उर्दू का। सारे जहां से अच्छा ये उर्दू भाषा का प्रसिद्ध गीत है जिसको मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अभी हम लोगों ने देखा था केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो 7वीं अनुसूची में की गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, उसका विवरण आपको संविधान के किस भाग में मिलता है? तो किस भाग में मिलता है? जल्दी से बताओ। केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध किस भाग में है? जल्दी बताओ। यह है 11वें भाग में, ठीक है, 11th पार्ट में है केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी संबंध है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? बगदाद है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित। किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। कैंसर के इलाज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं का लिंग परीक्षण किस वर्ष शुरू हुआ? देखो खेलों में, स्पोर्ट्स में महिलाओं का लिंग परीक्षण चालू हुआ था, यानी वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल सेक्स, ये चालू हुआ था किस वर्ष? ये आपको बताना है। तो ये चालू हो गया था 1968 में। 1968 में ओलंपिक होने वाला था, ठीक है, उसी में महिलाओं का लिंग परीक्षण चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो जगहों को जोड़ती है? ये आपको बताना है। राजमार्ग 3 यानी NH3 किन दो जगहों को जोड़ती है? ये आपको बताना है। NH3 देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट NH हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें से एक NH3 भी है, तो आपको पता होना चाहिए किन दो जगहों को ये जोड़ती है NH3। जल्दी बताओ। NH3 आगरा को मुंबई से जोड़ती है। किसको? आगरा को मुंबई से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? किस वर्ष आयोजित किया गया था पहला राष्ट्रमंडल खेल? ये आपको बताना है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? जल्दी बताओ। ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो जिस तरह से अभी रिंग आपको मैंने पूछा था, ठीक है, यानी बॉक्सिंग का जो खेल क्षेत्र है उसको रिंग कहा जाता है, उसी तरह से वॉलीबॉल का खेल क्षेत्र क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। वॉलीबॉल का खेल क्षेत्र क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? वॉलीबॉल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पर्टिकुलर पोजीशंस पे कट होते हैं, कट का निशान होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये किस चीज से बनता है? ये भी देखो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंड्रोन्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी एंडोन्यूक्लियस, एंड्रो नहीं, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस के कारण ये जो डीएनए में विशेष स्थान पे कट निर्मित होता है, ये एंडोन्यूक्लियस के कारण होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? सातवाहन एक मिश्र धातु का प्रयोग करते थे।
अपने सिक्कों के निर्माण में, तांबा और चांदी का। ठीक है, तो इसका तांबा और चांदी का जो मिश्र धातु था, जो मिश्रण करके वो लोग बनाते थे, उसको क्या कहा गया उस वक्त, क्या कहा गया, उसको कहा गया पोटीन। इंपॉर्टेंट है, पोटीन। पोटीन मिश्र धातु किसके समय काल में बहुत अधिक मात्रा में यूज किया गया? सातवाहनों के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी सबसे पूरब में कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का, जब भी आप बात करो तो देखो ये मैंने डिटेल पढ़ा है, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा है? वो है आलमगीरपुर। ठीक है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी डिटेल नहीं पढ़ा है तो वहां जाके पढ़ो, बहुत अच्छे से सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले जानकारी दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ उस वक्त प्रभारी कौन थे, यानी किसके अंडर ये सब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। खुदाई का अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, पुरातात्विक विभाग का जो अध्यक्ष है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन है वो, जल्दी से बताओ। ये है जॉन मार्शल। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि जॉन मार्शल थे पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष, और इन्हीं के अध्यक्षता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सब की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये था भौचित्रात्मक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भौचित्रात्मक थी। ठीक है, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र का राजा क्या कहलाता था? यानी मिस्र के राजा को, पुराने जमाने में जो मिस्र में राजा हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, किस टर्म से उनको डिनोट किया जाता था? तो ये था फराओ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है फराओ कहाँ के राजा हुआ करते थे, तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फराओ। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबने इसका आंसर किया होगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि थोड़े क्वेश्चंस आज के टफ थे, लेकिन ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और अभी इसी साल यानी 2019 के एग्जाम में ही आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया भी लग गया है कि एग्जाम में अभी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस को आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और आप सबको कितना स्कोर आया, आप सभी मस्ट है इसको अपडेट करना। स्कोर आप जरूर अपडेट करके बताओ कितना आया। ठीक है, और चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।